एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोगों ने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। काफी पार्ट हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला तो पूरा ही कंप्लीट कर लिया था, और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट करा दिया था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, कार्पिल और एंथर वाला, जिससे पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो फॉलो होती है। जब मैंने आपको ये देखिए आपके सामने जो स्लाइड अवेलेबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये पूरा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th का आपका वहाँ पे चैप्टर का नेम होगा, क्लिक कीजिए। फर्स्ट वीडियो मैंने जो कराई हुई है आप लोग देख सकते हैं। तो ये वाली जो स्लाइड है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट वाली स्लाइड है, ये मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड थी वहां से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू मेजर इवेंट्स, दैट इज meiosis and the fusion of gametes to form diploid zygote and the production of genetically dissimilar offspring। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स और जो ओव्यूल है फीमेल पार्ट में, जब वो फ्यूज्ड होते हैं, तो वो फ्यूज्ड होने से पहले मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। क्योंकि जो एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड हुए होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, राइट। जब फीमेल में, यहाँ पे देख लेते हैं, जब पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड हुए होंगे तो वो डिप्लॉयड होंगे, यानी कि डबल क्रोमोसोम्स। और सेम एज इट इज जो ओव्यूल होगा वो भी आपका डिप्लॉयड होगा। अब जब डिप्लॉयड और डिप्लॉयड फ्यूज्ड होंगे तो एक तरीके से जो टेट्रा डिप्लॉयड है वो बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स और जो हमारा ओव्यूल होता है फीमेल पार्ट में, वो मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो करके अपने आप को हेप्लॉइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। पोलन ग्रेन्स भी हेप्लॉइड में आ जाते हैं, ओव्यूल भी हेप्लॉइड में आ जाता है, और जब दोनों गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो जाइगोट कैसा बनता है, डिप्लॉयड होता है। आपने ये 10th में पढ़ा भी है, पूछा जाता है हमेशा कि जो जाइगोट है जो डिप्लॉयड क्यों होता है, क्यों उसके अंदर क्रोमोसोम डबल हो जा नहीं होती है। जब पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स दोनों क्रोमोसोम्स कंबाइन होंगे तो जो जाइगोट है उसमें तो डबल हो जाने चाहिए, मदर के फादर के नहीं होते, स्टिल सेम होते हैं बिकॉज ऑफ मियोसिस प्रोसेस। देन दोनों गैमीट्स फ्यूज्ड होते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है, और उसमें जो ऑफस्प्रिंग है जेनेटिकली डिसिमिलर होता है, ध्यान रखिएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक फादर का जीन एक मदर का जीन, तो दोनों जीन उस बच्चे में गए, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है थोड़ा सा डिसिमिलर होता है कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग। Variations are useful from the point of view of the survival and the evolution of species over the time। और ये जो वेरिएशंस आते हैं ना, हर किसी की बॉडी में वेरिएशन आ रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को लीजिए, अब जब आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप उनसे बिल्कुल डिफर हैं। मैं जीन की बात नहीं करी, जीन तो सेम होंगे ही, मदर के और फादर के होंगे, लेकिन जो आपके कुछ ना कुछ जो कैरेक्टर्स होंगे, या फिर जो बॉडी का स्ट्रक्चर या शेप या जो भी होगा, क्या सेम एज इट इज क्लोन है आप अपने पेरेंट्स के? बिल्कुल भी नहीं है ना। आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होंगी जो पेरेंट्स से नहीं मिलती होंगी। वेरिएशन, वेरिएशन में चेंजेस हैं, और ये चेंजेस होते हैं क्योंकि अगर आप सेम एज इट इज अपने पेरेंट्स की तरह रहेंगे, हर चीज को देखेंगे समझेंगे, आप इस एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। पहले मैं एक डायग्राम, एक एग्जांपल देना चाहूँ। पहले लोगों की पेरेंट्स की सोच क्या थी, गर्ल्स को पढ़ाना नहीं है, जॉब नहीं करनी है, ठीक है शादी करोगे। अगर यही सोच अगर आप रखोगे तो आने वाले टाइमिंग पे क्या आप सरवाइव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जो बच्चे होंगे, आपकी जो जनरेशन आएगी वो आपसे हेट करेगी, अरे यार कौन से जमाने के हैं, हम ये पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, एंड दे आर नॉट रेडी, राइट। तो वेरिएशंस ना हमारे आगे आने वाले चेंज एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऐसा कैरेक्टर है जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, कंबाइन होता है, और एक जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं।
Sequential events that occur in sexual reproduction are grouped into three distinct reasons. ये जो sexual reproduction में ये जो event follow होते हैं, ये तीन event होते हैं, तीन stages में ये sexual reproduction follow होता है. Pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization. आप लोगों ने 10th भी पढ़ा होगा. Pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Pre-fertilization का मतलब होता है कि गैमीट्स, मेल और फीमेल के गैमीट्स फर्टिलाइज्ड होने से पहले जो प्रोड्यूस्ड होते हैं मेल और फीमेल बॉडी में और अपने आप को मैच्योर करते हैं, ये होता है प्री फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है जब मेल और फीमेल के गैमीट्स मैच्योर हो गए, रेडी हो गए फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन हो गया. पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है जब दोनों पेरेंट्स के गैमीट फ्यूज्ड हो जाते हैं. तो फ्यूज्ड होने के बाद जो बेबी बनता है जायगोट, वो किस किस स्टेजेस से होकर एक बेबी की पूरी फॉर्मेशन होती है, वो होता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके थ्री डिस्टिंक्ट रीजंस में, स्टेजेस में होता है. यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं प्लांट्स के, यानी कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है फ्लावर. ये तो आपको पता ही है, फ्लावर होता है. यहाँ आपको फ्लावर की इमेज दिख रही है, लेकिन इसमें लेबल नहीं है, तो पहले लेबलिंग कर ले. देखो यहाँ पे सबसे नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सेपल्स. इट इज कॉल्ड सेपल्स. उसके बाद यहाँ पर दिस वन, ये एक मिनट, हाँ, ये जो पिंक वाला पार्ट है, पहले आउटर से स्टार्ट करते हैं फिर इंटरनल की तरफ मूव करेंगे. ये जो पिंक आपको दिखाई दे रही है ये होती है पेटल्स. दिस वन इज पेटल्स, राइट. अब हम लोग जो बाहर का स्ट्रक्चर था वो मैंने बता दिया, सेपल्स एंड पेटल्स ये होती है. अब यहाँ पर आपको अंदर दिखाई दे रही है दिस वन, ये पूरा मेल पार्ट होता है. मेल पार्ट ना कई सारे होते हैं, ध्यान रखना. फ्लावर के अंदर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे होते हैं. तो सबसे पहले ये जो इसकी पूरा स्टेम टाइप दिख रहा है, पूरी ट्यूब दिख रही है, इसे बोलते हैं फिलामेंट. इट इज कॉल्ड फिलामेंट. फिर उसके ऊपर आपको ये ब्लैक ब्लैक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं एंथर. इट इज कॉल्ड एंथर. देखिए मैं डायग्राम तो आपको पूरा लेबलिंग वाला लगा सकती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर वो डायग्राम डिस्कस करें और उस डायग्राम को हम लोग उसके लेबलिंग करते हुए डिस्कस करें ना, आपको बहुत जल्दी याद होगा. एक लेबलिंग वाला डायग्राम आप देखोगे, अरे हाँ ये है ये. अब यहाँ पर आप खुद लेबलिंग करके देख रहे हो, हाँ ये ग्रीन वाला पार्ट सेपल्स, जो पहले भी करा होगा, रिमाइंड कर रही होंगी. पिंक वाली जो दिखाई दे रही है वो पेटल्स है. जो ट्यूब दिखाई दे रहा है मेल पार्ट का उसे फिलामेंट कहते हैं. उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है राउंड शेप में वो एंथर होता है, राइट. फिर ये बीच में आपको ग्रीन कलर का जो स्वेलिंग कर एकदम मोटा सा, ये होती है बेटा आपका फीमेल पार्ट. ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है. और सबसे जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है दिस वन, इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा. स्टिग्मा कहा जाता है. फिर ये बीच में ये आपको दिखाई दे रही है लॉन्ग ट्यूब, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको स्टाइल कहते हैं. फिर यहाँ पे दिस वन आपको ये बीच में दिखाई दे रही है, सेंटर में दिखाई दे रही है. यहाँ पर ये पूरी ओवरी है और इसके अंदर जो छोटे छोटे ये जो ब्राउन कलर के रेड कलर के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये है ओव्यूल. ओव्यूल मतलब जो कि उसके गैमीट्स होती है ओवरी की. अब यहाँ पे जो मेल पार्ट दिखाई दे रहा है एंथर, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमीट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, राइट. फ्लावर का डायग्राम आ गया समझ में अच्छे से, इसलिए हम लोगों ने यहाँ लेबलिंग वाला नहीं लगाया, लेबलिंग यहाँ करी, इट्स बेटर. Diploid sporophyte is the predominant plant body in all angiosperm where meiosis takes place to produce haploid spore that form gametophyte. देखिए सबसे पहले जब एंजियोस्पर्म का मतलब है जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट में जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का मतलब है कि जब ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रोड्यूस्ड हुए और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स आए, तो वो कैसे थे, वो डिप्लॉइड थे. अभी बताया था डिप्लॉइड थे यानी कि क्रोमोसोम्स की नंबरिंग उसमें 2 थी, पेयर में थी. लेकिन जब उन्होंने मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो किया, मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो करते ही वो स्पोर्स किस में कन्वर्ट हो गए, आपके हैप्लॉइड स्पोर्स में हो गए, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट. इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट.
Now the gametophytes are considerably reduced and developed within the flower. अब यही गैमेटोफाइट क्या है, ये अपने पूरे फ्लावर के अंदर यानी कि मेल और फीमेल पार्ट के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, यही होता है। नाउ द मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, एंथर और फिलामेंट, उसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोमेशियम इज कॉल्ड स्टैमेन। और ये जो पूरे मेंबर्स होते हैं पूरे, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं मेल पार्ट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 या 7 जितने भी हो। When we talk about the group of male reproductive, the group, when we talk about the male reproductive group, it is called androecium. When we talk about the single मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज कॉल्ड स्टेमन। जो एक इसमें सिर्फ और सिर्फ एक की बात करें, मैंने सिर्फ इस वाले रिप्रोडक्टिव मेल वाले की बात करी, तो मैं बोलूंगी स्टेमन। लेकिन जब मैं पूरे होल की बात करूंगी, ग्रुप की बात करूंगी, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, तब मैं बोलूंगी यहाँ पर एंड्रोशियम। स्टेमन कंसिस्ट फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। स्टेमन में 3 चीज होती है, फिलामेंट होता है, कनेक्टिव होता है, एंथर होता है। यहाँ पे अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, डोंट वरी। स्ट्रक्चर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एंथर का, उसके बाद जो फीमेल पार्ट है कार्पल, उस पर मूव करेंगे। एन इमेच्योर स्टेज ऑफ एंथर is represented by a group of parenchymal tissue surrounded by a single layered epidermis। देखिए जब ये फ्लावर आता है तो फ्लावर धीरे धीरे ग्रो होता है। जब फ्लावर धीरे धीरे ग्रो होता है तो उसमें जो मेल पार्ट है एंथर और क्या नाम है कार्पेल वाला, वो भी धीरे धीरे ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो एंथर होता है ना, स्टार्टिंग में जब वो इमेच्योर होता है, पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होता, तो इस तरीके से छोटा सा होता है, एक टिश्यू की फॉर्म में होता है, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू पढ़े हो ना आप 9th में, 10th में, 9th और 10th में, पेरेन्काइमा टिश्यू की फॉर्म में होता है और एक एपिडर्मिस की लेयर से कवर्ड होता है। एपिडर्मिस लेयर जो कि आउटर लेयर होती है प्लांट की। नाउ एंथर इज जनरली डाइथीशियस। डाइथीशियस का मतलब 2 लोब्स होते हैं। डाइथीशियस में बताती हूँ, जब ये पूरी तरीके से मेच्योर हो गया, एंथर क्या है, मेच्योर हो गया, जैसे ये पूरा एंथर है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने लोब्स में, 2 लोब्स में डिवाइडेड है, द लेफ्ट वन एंड द राइट वन। टेट्रास्पोरोजेनेट होता है। टेट्रा का मतलब 4 होता है, 1 2 3 4, 2 होल्स इधर रहते हैं, 2 होल्स इधर की साइड प्रेजेंट रहते हैं, इसको टेट्रास्पोरोजेनेट। और इन्हीं होल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन लिखा भी हुआ है, ईच मोनोथीशियस। मोनोथीशियस का मतलब एक लोब के अंदर, इसमें जो हमारे स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, होल्स प्रेजेंट है, इनमें प्रेजेंट रहते हैं पोलन सेक्स। एंड ईच डाइथीशियस एंथर 4 पोलन सेक्स आर प्रेजेंट। और दो, इसमें दोनों लोब्स की बात करेंगे तो कितने पोलन सेक्स होंगे, 4, 2 इस वाले लोब्स में और 2 राइट वाले लोब्स में। एंड इट इज टेट्रास्पोरेनेट, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरोजेनेट। दोबारा देख लीजिए, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। It is divided into 2 lobes and each lobe consists 2 holes. That means 4 holes हो गए और 2 holes हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं, 2 holes हमारे राइट साइड में होते हैं, टोटल 4 हो जाते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं टेट्रास्पोरोनोसी। The heterogeneity, that means differentiation, arise when some hypodermal cells get transformed into archisporial cells. अब यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्यों अराइज होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक होल में जो सेल्स हैं गैमीट्स वाले ज्यादा है, किसी में कम है। कुछ हाइपोडर्मल सेल्स हमारे आर्कीस्पोरियल सेल्स में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। सम हाइपोडर्मल सेल्स गेट ट्रांसफर्ड इनटू आर्कीस्पोरियल सेल्स, यानी कि इक्वल पार्टीशन में डिवाइड होने की जगह सिंपल एक में या सिर्फ दूसरे होल में ही ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन्स क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट आता है टीएस ऑफ एंथर।
The archisporial cells divide into an inner sporonous cells and outer primary peritoneal cells. देखिए यहाँ पर एक सेकेंड लीजिएगा, यहाँ पे ना डायग्राम दिखाया हुआ है, हमने इसको डायग्राम से पढ़ते हैं क्योंकि जब डायग्राम से पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से समझ आएगा। यहाँ देखो टीएस ऑफ एंथर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एंथर का डायग्राम है जहां पर ये क्या है, टू लोब्स में डिवाइडेड है। दो इसमें जो हमारे होल्स हैं इधर लेफ्ट साइड में रहते हैं और दो होल्स हमारे राइट साइड पे रहते हैं, यही होता है। इसके ऊपर पूरी एपिडर्मिस की लेयर होती है, ये तो हमने देख ही लिया इस तरीके से, और बीच में कनेक्टिव रहता है, कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों जो हमारे पूरा पार्टीशन है लोब उसको कनेक्ट करते हैं। ये बीच में मिडिल लेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर स्पोरोजेनियस टिश्यू, यहाँ पर देखिए इसके अंदर स्पोरोजेनियस टिश्यूज है जो कि स्पोर्स यानी कि इसके अंदर जो सेल्स हैं गैमीट्स उसको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, दिस एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं ये अंदर क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो हमें पोर्स दिखाई दे रहे हैं, होल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको इसमें डिवाइड कर देते हैं। लिखा भी हुआ है दैट archisporial cells divides into an inner sporogenious cells and outer primary peritoneal cell. outer primary peritoneal cells का मतलब है यहाँ पे जो पूरी इसकी outer layer बन जाती है। स्पोरोजेनियस सेल्स फॉर्म स्पोरोगेनियस टिश्यू, जो स्पोरोगेनियस सेल्स हैं उससे स्पोरोगेनियस टिश्यू बनते हैं, सेल कंबाइन होगी तो टिश्यू बनेगा। एंड ईच सेल ऑफ स्पोरोगेनियस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्कोप टेट्रा। और ये जितने भी स्पोरोगेनियस टिश्यू हैं जितने भी हैं ये मिलके क्या करते हैं, ये जो 4 होल्स हैं इनको बनाते हैं। पेरिटियल सेल्स अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म एंथर बॉल लेयर्स। अब ये जो पेरिटियल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एंथर की जो लेयर होती है पूरी आउटर वॉल इस तरीके से ये इसको बनाने में हेल्प करते हैं। एंड द वॉल ऑफ मैच्योर एंथर कंसिस्ट 4 लेयर्स। और जब एक एंथर एक तरीके से पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। एक तो मिडल लेयर होती है, एक एपिडर्मिस हो गई, एक एंडोथियम की हो गई और एक अपनी खुद की जो एंड्रोमेशियम की एंथर की लेयर होती है। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ ट्यूबुलर सेल्स, ट्यूबुलर मतलब फ्लैट सेल से। एंडोमीथियम इज सब एपिडर्म। नेक्स्ट नंबर पे आती है एंडोमीथियम मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल, जो मतलब राउंड शेप में होते हैं, फाइब्रस थिकनिंग थिक होते हैं। इनर टू एंडोमीथियम मिडिल लेयर, उसके बाद एंडोमीथियम के अंदर कौन सी लेयर आती है आप देख सकते हैं, मिडिल लेयर आ रही है। थिन वॉल होती है, थिन सेल्स, जो थिन सेल्स होते हैं ना उनकी बनी होती है, विच में डिसइंटीग्रेट इन मैच्योर एंथर। जब एंथर धीरे धीरे करके मैच्योर होता चला जाता है ना तो ये जो मिडिल लेयर है वो धीरे धीरे गायब होती चली जाती है। और सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है टेप्टम, एज यू कैन सी यहाँ पे दिखाया गया है क्या, हाँ ये टेप्टम, दिस वन टेप्टम न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर बॉल। इट इमीडिएटली इनक्लोजेस द स्पोरोजेनियस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे टेप्टम क्या करती है, ये जो हमारे पूरे होल्स प्रेजेंट है ना जहाँ पर पूरे हमारे गैमीट्स बन रहे हैं मेल पार्ट के, वहां की कवरिंग करती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है क्योंकि गैमीट्स को प्रोड्यूस होने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है और न्यूट्रिशन भाई किसी से तो मिलना चाहिए, वो टेप्टम लेयर क्या करती है, प्रोवाइड करती है। 4 लेयर हो गई। Microsporogenous. Each microscope mother cell divides symbiotically to form tetra of haploid microscope. अब यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये माइटिक की जो हमारी माइटोसिस प्रोसेस होती है उसको फॉलो करती है और जो हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप है यानी कि पोलन ग्रेन्स को फॉर्म करती है, क्योंकि डिप्लॉइड का तो फ्यूजन हो नहीं सकता, हैप्लॉइड का होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है यानी कि पोलन ग्रेन्स, इसी का स्ट्रक्चर हमें देख। टिपिकल पोलन ग्रेन्स इज अ नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते। हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड मतलब यानी कि सिंगल पेयर होता है क्रोमोसोम का। यूनिसेलर बॉडी होती है सिंगल न्यूक्लियस के साथ, सराउंडेड बाय अ 2 लेयर वॉल कॉल्ड स्पोरोडर्म।
एक पूरे पॉलन ग्रेन पे, सिर्फ एक पे 2 लेयर की कवरिंग होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उन वॉल का नाम है स्पोरोडम। द आउटर लेयर इज एक्साइन, इज थिक। जो आउटर लेयर है उसको हम लोग एक्साइन कहते हैं, जो थोड़ी सी थिक होती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से बनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। The outer, the pollen grains surrounded by 2 layer wall called sporoderm. The outer layer is called exine, which is thick and made up of complex non-biodegradable substances called sporopollen. Non-biodegradable मतलब जमीन पर अगर गिर जाए तो ये कभी भी डिग्रेड नहीं होंगे, इसीलिए वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ध्यान भी रखिएगा। स्मूथ होते हैं with a sculptured pattern characteristic of the species. That mean जिस प्लांट से जिस फ्लावर में वो ग्रो हुए उसी के कैरेक्टर, उसी प्लांट की स्पीसीज के कैरेक्टर उस माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन्स में प्रेजेंट रहते हैं। रेजिस्टेंस टू केमिकल्स, केमिकल्स के रेजिस्टेंट होते हैं यानी कि जल्दी से उनकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन शोइंग थिन एरियाज नोन एज जर्म पोर्स। देखिए जो आउटर कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन्स की एक्साइन होती है। एक्साइन वैसे तो थिक होती है लेकिन कुछ कुछ जगह पे थिन हो जाती है। एज यू कैन सी यहाँ से थिक है, यहाँ से थिन हो गई है, और जहां से ये थिन हो जाती है उस एरिया को बोलते हैं जर्म पोर्स। These are mean for the growth of emerging pollen tube during germination of pollen tube. यहाँ से क्या होता है, इसका काम क्या है, एक्साइन जिस एरिया से थिन हो गई है, जिस एरिया का हम लोगों ने जर्म पोर नाम दिया, ये क्या करते हैं जब ये पॉलन ग्रेन्स कार्पेल में एंटर करते हैं तो पॉलन ट्यूब बनाते हैं, पता ही होगा। तो ये जो थिन लेयर होती है यहाँ से ब्रेक हो जाती है एंड देन पूरे स्टेमन पूरे स्टेमन स्टाइल और ओवरी तक एक पॉलन ट्यूब को क्रिएट कर लेती है। ये काम होता है जर्म पोर का। द इनर वॉल लेयर इंटाइन कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इनर लेयर को हम लोग इंटाइन कहते हैं, जो कि सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर था एंथर और पॉलन ग्रेन का। मेनली आपको इसको नाम याद रखने हैं और स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। Always remember that pollen viability is the functional ability of pollen grains to germinate to develop male gametophyte. Depends upon environmental conditions of temperature and humidity. ये जो pollen viability होती है, pollen viability का मतलब है कि pollen grains जो male gametophytes अपने आप को develop करते हैं, mature करते हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ है मेच्योर हो रही है, डेवलप हो रही है, तो उसको करेक्ट टेम्परेचर करेक्ट ह्यूमिडिटी की प्रोवाइड जरूरी है। इट इज 30 मिनट्स इन राइस एंड वीट। राइस और वीट में 30 मिनट में डेवलप हो जाते हैं। बट इन सम मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसिस, रोसेस, लेग्यूमिनेसिस इट लास्ट इवन फॉर मंथ। किसी किसी जो स्पीसीज होती है प्लांट की लाइक सोलेनेसिस, रोसेस एंड लेग्यूमिनेस एक एक महीना ले लेते हैं ये पॉलन मेल गेमेटोफाइट डेवलप होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए। किसी में 30 मिनट में भी हो गया, आधे घंटे में, किसी में 1 महीना भी लग गया। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और एनवायरमेंट कैसा है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन्स मार्क द बिगनिंग ऑफ मेल गेमेटोफाइट। देखिए मेल गेमेटोफाइट की एक तरीके से पॉलन ग्रेन्स है जो कि बिगनिंग है मेल पार्ट को रिप्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहले ये माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करते हैं, राइट। उसके बाद जो वेजिटेटिव सेल होता है जो कि स्मॉल है, थिन वॉल्ड जनरेटिव सेल, इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल, स्मॉल थिन वॉल्ड एंड जनरेटिव सेल। जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं सबसे पहले माइटोसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। माइटोसिस की प्रोसेस फॉलो इसलिए करते हैं ताकि वो हैप्लॉइड में आ सके, एक अपने आप को ऐसे थिन सेल में कन्वर्ट कर सके, हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट कर सके जो किसी भी वेजिटेशन को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है, इसीलिए बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ये फूड में रिच होते हैं और इनकी जो शेप होती है इरेगुलर होती है और एक न्यूक्लियस होता है। एंड द जनरेटिव सेल्स फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। और यहाँ पर क्या होता है, जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो जनरेटिव सेल्स
जैसे सपोज करिए ये पूरा वेजिटेटिव सेल था, राइट। मैं शुरू से बता देती हूँ, शॉर्ट स्टेप में बताती हूँ, तब फिर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, एक पॉलन ग्रेन्स था, कौन सी प्रोसेस को फॉलो किया, माइटोसिस की प्रोसेस को फॉलो किया, देन ये हेप्लॉइड में आ गया, राइट। ये डिप्लॉइड था, ये हेप्लॉइड में आ गया। हेप्लॉइड में आने के बाद ये क्या बन जाता है, ये वेजिटेटिव सेल बन जाता है। ये क्या बन गया, वेजिटेटिव बन गया, स्मॉल हो गया थोड़ा सा क्योंकि वो उसने डिवीजन करके आया है तो स्मॉल हो गया, और वेजिटेटिव सेल हो गया। वेजिटेटिव सेल इसलिए बोला क्योंकि ये वेजिटेशन को रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल है, राइट। फर्टिलाइजेशन करेगा तो वेजिटेशन को ही तो करेगा, आगे प्लांट की स्पीसीज को ही तो बढ़ाएगा, तो वेजिटेटिव सेल हो गया। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जनरेटिव सेल्स, जो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बाकी का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा इसके ऑल ओवर, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में इसके क्या प्रेजेंट होंगे, जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल है जो वेजिटेशन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ मटेरियल होना चाहिए ना वेजिटेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, वो होते हैं जनरेटिव सेल। हमारी बॉडी एक तरीके से क्या बोलते हैं, कंप्लीट डेवलप बॉडी है, लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ और अलग सेल ऑर्गन टिश्यूज नहीं है तो क्या हमारी बॉडी किसी काम की नहीं है ना। तो ये समझ लो वेजिटेटिव सेल एक ऑर्गन है जो किसी भी काम के लिए हेल्पफुल है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ अलग सेल्स हैं जिसे हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल, जो एक्चुअली में वेजिटेटिव सेल्स को वर्क कर रहे हैं, करवाने का क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और उसके अंदर होते हैं जनरेटिव सेल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये तो आपका पोलन ट्यूब वाला है। यहाँ पे एज यू कैन सी ये पोलन ग्रेन है, जिसकी आउटर लेयर एक्साइन होती है, इनर लेयर इंटाइन होती है, और बीच में एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म। ये स्टेप बाय स्टेप दिखाया। के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये पूरा वेजिटेटिव सेल था, माइटोसिस की प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, और इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या है, ये जर्म जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट थे। ये जनरेटिव सेल्स धीरे धीरे करके बड़े होते चले आते हैं, खुद का एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, ये लेयर है जर्म पोर। फिर उसके बाद ये जो हमारे जनरेटिव न्यूक्लियस हैं, ये अगेन माइटोसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हैं और अपने आप को टू पार्ट्स में, टू जनरेटिव सेल्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। देन ये टू जनरेटिव सेल्स अब इस वेजिटेटिव सेल्स में आ चुके हैं, राइट, जिसे हम लोग बोलते हैं मेल गैमीट्स। इसी जनरेटिव सेल्स को हम क्या कहेंगे, मेल गैमीट्स कहेंगे। लिखा भी हुआ है, द जनरेटिव सेल ओनली एंड गिव राइज टू टू नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स। The mitotic division of generative cell takes place either in pollen grain or on the pollen tube. अब यहाँ पर ये जो पूरा जनरेटिव सेल है, ये जैसे सपोज करिए जो पूरा क्या है, ये पोलन ग्रेन एक तरीके से वेजिटेटिव वाला, ये क्या है, ओवरी के अंदर जो हमारा फीमेल पार्ट है फ्लावर का, उसके अंदर गए स्टैमन में, और फिर यहाँ से पोलन ट्यूब बना लेते हैं। जर्म एरिया किसे कहा था, जर्म पोर एरिया, जहां पर एक्साइन की लेयर एकदम थिन थी, वहीं से ये पोलन ट्यूब अराइज होती है। ये दो मेल गैमीट्स इस ट्यूब के अंदर होते हुए ओवरी के ओव्यूल तक क्या है, पहुंच जाती है। लिखा भी हुआ है, द पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर एंड दिस टू सेल स्टेज इन द मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। और ये ज्यादातर ये जो पोलन ग्रेन्स है ये अपने एंथर से शेड ऑफ हो जाते हैं, बिल्कुल हट जाते हैं, एंड देन जो एंजियोस्पर्म की जो दूसरी स्टेज है फीमेल वाली, फीमेल के अंदर एंटर, वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा होता है प्रोसेस। यहाँ पे दो माइटोसिस की डिवीजन होती है। पहले जो पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन ने अपने आप का माइटोसिस की डिवीजन को प्रोसेस को फॉलो किया, एक वेजिटेटिव सेल बना दिया, राइट। वेजिटेटिव सेल्स ने आगे, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं जनरेटिव सेल्स। ये जनरेटिव सेल्स अपने आप को ग्रो करते हैं, मेच्योर करते हैं, एंड देन एक मेच्योर करने के बाद उसके अंदर एक न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस आने के बाद ये अपने आप को अगेन माइटोसिस की प्रोसेस को फॉलो करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ये मेच्योर होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट्स कहते हैं। और ये मेल गैमीट्स यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव सेल या पोलन ग्रेन कुछ भी कह दीजिए,
ये अपने एंथर से शेड ऑफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एंड देन जो हमारा फीमेल वाला पार्ट होता है उसके अंदर एंटर होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी जो हमने पढ़ा ये पूरा उसका जो प्रोसेस थी मेल गैमीट्स बनने तक की, वो प्रोसेस हमने पढ़ ली। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारी स्टेजेस को हमने पढ़ा है। तो पहले यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, नोट्स बना के, डायग्राम बना के, चार्ट, फ्लो चार्ट बना के, जैसे भी आपको समझ में आए। उसके बाद जो हमारी आगे की प्रोसेस है उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।